नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रेप पल्स पे। आज हम अपनी बायोलॉजी सीरीज में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। देखो, पढ़ने से पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। हम सबसे पहले पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और फिर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। बाकी एक बात याद रखना कि ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और जगह से कोई रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो बिना किसी देरी के हम अपना लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, इसकी डिस्कवरी किसने की, इन सारी चीज़ों को, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को। देखो, सबसे पहले जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम जनरली जानते हैं क्या कि भाई क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अभी हम कुछ नहीं जानते हैं, बस हम इतना जानते हैं क्या कि भाई क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरे बॉडी में, और ये किसी साइंटिस्ट ने बताया होगा। तो वो साइंटिस्ट कौन थे? ये जो साइंटिस्ट थे इनका नाम था विलियम हार्वे। याद कैसे कर सकते हैं? देखो भाई, ब्लड जो है ऐसे याद कर सकते हैं, ब्लड जो है वो वे बना लेती है ना, फ्लो करने के लिए क्या वे बना लेती है, और वे से हम याद कर लेंगे हार्वे, इस तरीके से, ठीक है ना। वे बना लेती है, वे से याद कर लेंगे हार्वे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो विलियम हार्वे ने डिस्कवरी की क्या कि हाँ भाई, बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक। अब भाई देखो क्या कि भाई ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो आखिर क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या क्या प्रवाहित करेगा। सर्कुलेट करने का मतलब ही कहीं कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा। तो देखिए क्या करेगा भाई, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा मेजर, प्लस न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व जो हमने डाइजेस्ट किया था उसको करेगा। साथ ही साथ जो है वो हार्मोन्स का ट्रांसफर करेगा, और वेस्ट मटेरियल्स का भी जो है वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना, ताकि इसका जो है वो क्या हो सके, एक्सक्रीशन हो सके। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो क्या होगा, रेस्पिरेशन हो सके। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की तो क्या हो सके, क्या कि जो हमने डाइजेशन किया था उसका ढंग से एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है ना, हर सेल तक पहुंच सके, इन सारी चीज़ों के कारण, ठीक है। अब चलिए, अब ये कुछ मेंटेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से पेपर भी आया है एग्जाम में, ठीक है ना, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, आएगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट अभी इसको समझते हैं क्या कि भाई ये क्या मेंटेन करता है। ये जो है ये होम्योस्टैटिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टैटिस के बारे में मैंने आपको जो है वो कहाँ, डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया था। मैंने आपको बताया था कि होम्योस्टैसिस जो है वो क्या होता है, जब बॉडी जो है वो क्या करती है, बॉडी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने का कोशिश करता है, उसे कहते हैं होम्योस्टैसिस। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, जैसे कैसे इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या भाई, बॉडी जो है वो अपनी बीपी को जो है वो कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगी, ब्लड शुगर लेवल को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करेगी, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। इसी को चाहे बाहर का कुछ भी टेम्परेचर हो, फिर भी वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। इसी चीज़ को कहते हैं होम्योस्टैटिस, ठीक है ना। अब देखो, ये पीएच बैलेंस करने का कोशिश करता है, साथ ही साथ जो है वो क्या, ये जो है वो इम्यूनिटी बनाने का बात करता है, और फिर टेम्परेचर को भी जो है वो मेंटेन रखता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो भाई, अगर मैं बात करूं क्या कि भाई टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें तो हम समझ गए, बट बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन करके रखता है इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है ना। मैं आपको टेम्परेचर के बारे में इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि यहाँ से ना एक क्वेश्चन बना हुआ है बड़ा अच्छा सा ग्रुप डी के एग्जाम में, ठीक है ना। और अगर ग्रुप डी में बना है तो एनटीपीसी हो या एएलपी हो या जेई में हो, कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं थोड़ा क्या कि आखिर ये टेम्परेचर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। देखो, सपोज किया कि भाई बॉडी ने खाना डाइजेशन करना शुरू किया। अब डाइजेशन करेगा तो आपको पता है क्या कि भाई डाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है, खूब जो है वो हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट अगर प्रोड्यूस होगा तो टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना। अब देखा भी होगा आपने क्या कि भाई कई लोग जब खाना खाते हैं तो उन्हें पसीना आने लगता है ना। तो ये टेम्परेचर ही तो बढ़ रहा होता है ना, बॉडी के अंदर हीट बना और उसके कारण टेम्परेचर बढ़ने लगा तो पसीना आने लगा। अब इसी चीज़ के बारे में हम समझ रहे हैं आखिर क्या होता है इसमें। देखना क्या हुआ क्या कि जैसे आपने खाना शुरू किया तो हीट प्रोड्यूस हुआ। अब ये हीट जो है ये क्या होगा, ये पूरा ताप जो है, ये पूरा जो ऊष्मा है वो कहाँ तक जाएगा, ये ब्लड के थ्रू कहाँ तक पहुँचेगा, ये स्किन तक पहुँच जाएगा, ठीक है ना। ब्लड के थ्रू स्किन तक पहुँचा। अब जो है ये स्किन क्या करेगा, स्किन के ऊपर जो होता है वो पोर्स होता है ना, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये पोर्स के थ्रू जो है वो क्या होगा, हीट का लिबरेशन होगा, है ना। हीट जो है वो लिबरेट कर देगी बॉडी, और जैसे ही हीट लिबरेट करेगी तो क्या होगा भाई, हमें स्वेटिंग भी होता है, पता है ना। हीट जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट होता है
ठीक है, तो स्वेटिंग होगी और इस तरीके से जो है वो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है वो फिर नॉर्मल हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम ने क्या किया, मेंटेन किया हमारे बॉडी के टेम्परेचर को। ठीक है, आपको समझ में आया। चलो अब देखते हैं क्या कि भाई आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले हार्ट है अपना, उसके बाद है ब्लड वेसल्स, फिर ब्लड, और उसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम्स। ठीक, आपको समझ में आया। चलो अब देखते हैं क्या कि भाई टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहला टाइप है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, अब देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में भाई ओपन है, तो आखिर ओपन क्या है और क्लोज्ड में क्लोज क्या है। देखो नॉर्मली ना होता ये है क्या कि ब्लड, देखना ब्लड जो होता है ना, जो हम जनरली जानते हैं, ब्लड जो है वो एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर में जो है वो क्या होता है, मूव करता रहता है। ठीक है ना, और इस पाइप नुमा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पाइप नुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लड वेसल, ब्लड वेसल। ठीक है ना, यही तो कहते हैं। तो ब्लड जो है वो मूव किस में करता है, ब्लड वेसल में। ये तो अच्छी बात हो गई। बट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड जो है वो अपना ब्लड वेसल होता ही नहीं है, जिसके कारण ब्लड जो है वो ब्लड वेसल में मूव ही नहीं करता। तो ब्लड वेसल होता ही नहीं है, तो आखिर ब्लड तो होगा ही। अब ब्लड जो है वो मूव किस में करेगा, तो ब्लड जो है वो कैविटी में मूव करता है। किस चीज़ में मूव करता है, ब्लड कैविटी में। एक बड़ा सा जो है वो स्पेस होता है, एक बड़ा सा स्पेस होगा और उसी में ब्लड जो है वो ऐसे ही फैला हुआ होगा और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ब्लड चला जाएगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ब्लड चला जाएगा। जैसे ये एग्जांपल देखो, यहाँ जो है ये एक मैंने कीड़े का लिया हुआ है, एक इंसेक्ट है। इस तरीके से ब्लड जो है ना, वो ब्लड जो है वो इस कैविटी में फैला हुआ है। ठीक है ना, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ ब्लड चला जाएगा अपने आप। ठीक है ना, तो कोई ब्लड वेसल के थ्रू जो है वो उसको कहीं एक स्पेसिफिक जगह तक पहुँचाने का काम, ऑर्गन तक पहुँचाने का काम नहीं किया जाएगा, बस वो एक कैविटी में भरा हुआ है ब्लड, ऐसा होता है। ठीक है ना, अब इस कैविटी को हम कुछ कहते हैं, क्या बोलते हैं, हेमोकॉइल। हेमोकॉइल, इसको क्या बोलते हैं, हेमोकॉइल। और ब्लड, ऐसे जानवरों में, ऐसे जीव में ब्लड को क्या कहते हैं, हेमोलिम्फ, हेमोलिम्फ। ठीक है, तो समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बात की क्या कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल नहीं होता है, तो ब्लड फ्लो किस में करता है, ब्लड फ्लो करता है कैविटी में, और उस कैविटी का नाम होता है हेमोकॉइल। ठीक, और ब्लड को क्या कहते हैं, हेमोलिम्फ। दैट्स इट, बात खत्म। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है हेमोलिम्फ, हेमोकॉइल। और बात करते हैं क्या कि भाई ये कैसे जानवरों में पाया जाता है, तो भैया ये जो है वो आर्थ्रोपॉड में पाया जाता है और ये मॉलस्क में पाया जाता है। देखो आर्थ्रोपॉड, अभी हालांकि मैंने आपको एनिमल किंगडम नहीं बताया है, बट मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ क्या कि ये जो है वो एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ना, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपॉड। ये बात याद रखना। ठीक, अब देखो, अब हम क्लोज की बात कर लेते हैं। भाई क्लोज की अगर बात करें तो क्लोज में क्या होगा, क्लोज जो है उसमें ब्लड वेसल होगा, ब्लड वेसल होगा, तो ब्लड जो है वो फ्लो करेगा ब्लड वेसल के अंदर। ठीक है, अब हमारे शरीर में भी तो होता है ना, तो हम किस में आते हैं, हम वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो क्या हो गया, ह्यूमंस में होता है, साथ ही साथ एनिलीड्स में भी होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको समझ में आया कि ओपन सर्कुलेटरी क्या होता है और क्लोज सर्कुलेटरी क्या होता है। ठीक, अब हम आगे, अच्छा हाँ एक चीज़ और रह गया। देखो यहाँ पे ये जो है वो मैंने लिख रखा है क्या कि जैसे स्पॉन्जेस और हाइड्रा है उसमें किसी तरीके का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। ये बात याद रखना कि देखो भाई यहाँ पे स्पॉन्जेस और हाइड्रा में क्या होता है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये पेपर में इस तरीके से पूछ सकते हैं क्या कि भाई किस में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो आगे, अब जो है वो हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं क्या कि भाई क्या क्या था। तो हमने देखा कि भाई सबसे पहले क्या था, भाई अपना हार्ट था, उसके बाद क्या था, ब्लड वेसल्स थी, है ना, ब्लड वेसल्स थी, और उसके बाद थे ब्लड, है ना, अब उसके बाद था ब्लड। आज के हम टॉपिक में यहाँ से हार्ट से लेके ब्लड वेसल तक की बात करेंगे। ब्लड जो है वो अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में, मतलब अगले वाले वीडियो में हम ब्लड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमने बात की क्या कि हार्ट हुआ, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स में, अब ब्लड वेसल्स को हमने 3 भाग में बांटा। एक होगा आर्टरी, एक होगा आपका आर्टरी, एक होगा आपका वेन, और एक होगा आपका कैपिलरी। ठीक है, अब देखो अभी जो है आगे हम बहुत अच्छे से अभी इसको डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर में, बट अभी आप इतना समझ के चलो क्या कि भाई आर्टरी जो है वो क्या करता है, ये प्योर ब्लड, क्या प्योर ब्लड को कैरी करता है।
प्योर ब्लड को कैरी करता है। और प्योर ब्लड का मतलब क्या हुआ भाई? प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैंने रेस्पिरेशन बताया था तो मैंने आपको बताया था क्या कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है CO2 के मामले में, ठीक है? ये बात आप समझ के रखोगे। और वेन्स में आप याद रखोगे क्या कि इसमें क्या होता है? इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। इसमें क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। और इसमें जो है, या इसी को हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या? इसमें CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन के मामले में, ठीक है ना, उसके कंपेयर में, ठीक है? तो ये आपको समझ में आया। अब देखो ब्लड को जो है वो हमने दो भाग में बांटा। एक जो है वो आपका प्लाज्मा हुआ और दूसरा ब्लड सेल्स हुआ। ब्लड सेल्स को ही हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं, ठीक है? अब देखो ब्लड सेल्स को हमने तीन भाग में बांटा है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और WBC को हम दो भाग में फर्दर बांटते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है? ये पूरा ब्लड जो है वो हम आने वाले अपने अगले लेक्चर में खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब चलो, अब हम देखते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है? तो सबसे पहले उसके डायमेंशन को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आजकल डायमेंशन पूछते हैं, वेट पूछते हैं, लोकेशन पूछते हैं, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? देखो डायमेंशन कैसा होता है? 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा। और कैसा होता है? फिस्ट के आकार का, मुट्ठी के आकार का, ठीक है ना, इस तरीके से। और जो है ये अपना वेट इसका कैसा होता है? फीमेल में जो है वो इसका वजन कम होता है, ये हो गया आपका 250 ग्राम का, और मेल में होता है 300 ग्राम का। तो आपको याद रखना है क्या कि ऑप्शन जो है वो इसी तरीके से आएगा, 250 से 300 ग्राम आप याद रखोगे कि इस तरीके से होता है, और आप इस तरीके से जो है वो ऑप्शन शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, ठीक? अब देखो ये होता कहाँ है, इसका लोकेशन क्या है? ये थोरैसिक कैविटी में होता है, थोरैसिक कैविटी में होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कि ये किस तरफ झुका हुआ होता है? ये लेफ्ट साइड झुका हुआ होता है, ठीक? ये चीज़ याद रखोगे। चलो अब इसके कवरिंग के बारे में बात करते हैं। हमने देखा था क्या कि भाई लंग्स भी जो है वो एक कवरिंग में था, वैसे ही हमने देखा था जिसको प्लूरा मेम्ब्रेन कहते थे, लंग्स वाले को प्लूरा मेम्ब्रेन कहते थे, ठीक है ना? वैसे ही किडनी भी एक में था। तो आप मुझे बताओगे क्या कि किडनी का क्या था, है ना? पिछले वाले में मैंने आपको बताया था एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं। अब जो है वो हम बात करेंगे क्या कि हार्ट के आउटर मेम्ब्रेन को, आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं। हालांकि मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में इसके बारे में बताया था, बट देखो इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ये देखो ये जो है वो एक चादर जैसा जो है वो, ये वाइट कलर का जो देख रहे हो आप, ये इसी को कहते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है ना? यही है पेरिकार्डियम, ठीक है ना? अब देखो ये पेरिकार्डियम ना डबल लेयर होता है, मीन्स ऐसे, जो ये मान लो क्या कि ये अगर आपका हार्ट है, इस तरीके से अगर हार्ट है तो इसके ऊपर से जो है वो ये इस तरीके से है, और ये दो लेयर्स में है ना? ये दो लेयर्स में है, ठीक है ना? ये दो लेयर्स में है, ठीक? यहाँ पे देखते हैं एक बार, यहाँ पे ऐसे कुछ देखो, ये ऐसा जो है ये पूरा पेरिकार्डियम है इस तरीके से, और ये दो लेयर्स में है। और इसके अंदर ना, इसके अंदर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ठीक है ना? तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये बीच में आपका हार्ट हो गया, और साइड से जो पूरा डबल लेयर हुआ उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं ये। और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। अब आपको वैसे भी पता है क्या कि कार्डियक का रेस्ट आ जाता है, तो कार्डियल मतलब क्या हुआ? कार्डियल मतलब हार्ट हो गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा क्या कि पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो ठीक है ना? यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक? अब देखो ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। मैंने टिश्यू में आपको बताया था क्या कि भाई ये हार्ट जो है वो अपना कैसा बना हुआ है, ये जो है वो कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ये इनवॉलेंट्री मसल है, और साथ ही साथ जो है वो एक स्टीरिएटेड मसल है, ठीक है ना? तो ये चीज़ आप याद रखोगे क्या कि ये कैसा है? इनवॉलेंट्री, मतलब इसके मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसके मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप चल रहा होता है। आप चाहें क्या कि आप जो है वो अपने धड़कन, मतलब हार्ट के धड़कन को, हार्ट बीट को जो है वो आप रोक लें, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? साथ ही साथ ये कैसा है? ये स्टीरिएटेड मसल है, ठीक? और ये एक मस्क्यूलर पंपिंग ऑर्गन है। ये हार्ट जो है वो ब्लड को क्या करता है? ब्लड पंप करता है, ठीक? अब देखो आगे, इसमें जो है वो लेयर्स है, हार्ट के ऊपर जो है वो क्या है? लेयर्स हैं। अब लेयर जो है वो 3 लेयर है, ठीक है ना? इसमें कितने लेयर्स हैं? 3 लेयर्स हैं। अभी इन्हीं 3 लेयर्स को समझते हैं ज़रा सा, देखना ज़रा। यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये शुरुआत में यहाँ पे, यहीं से देखो, ये शुरुआत में यहाँ तक की जो बात हुई, यहाँ तक की जो बात हुई, ये 2 लेयर मैंने आपको बताया कि पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का है। तो ये जो है ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का है, ठीक है? ये वाला,
ठीक, ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन का है। ठीक, अब हम उसके अंदर देखेंगे थोड़ा जाके, तो देखो यहाँ से जब हम इस लेयर को देखते हैं ना, इस लेयर को देखते हैं, तो ये जो है वो सबसे आउटर लेयर है, ये जो है वो मिडिल लेयर है ये वाला, और ये जो है वो सबसे बाहरी लेयर, अंदर का लेयर है, इनर लेयर है। ठीक है ना। तो देखो जो सबसे बाहरी लेयर है इसको एपिकार्डियम कहते हैं। एपिकार्डियम, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। अंदर वाले को क्या बोलते हैं? ये मिडिल वाले को क्या बोलते हैं? मायोकार्डियम। ठीक है ना। और सबसे अंदर वाले को क्या बोलते हैं? ये वाले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। अंदर से एंडो है ना, एपी मतलब बाहर और मायो मतलब बीच में। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा क्या कि इसमें सबसे ज़्यादा चौड़ा कौन सा है? सबसे ज़्यादा चौड़ा ये वाला है। देखो ये वाला जो है, जो बीच वाला लेयर है, ये सबसे चौड़ा है, देख रहे हो ना। तो इसीलिए ये थिकेस्ट है ना। तो मिडिल लेयर जो है वो क्या है? थिकेस्ट है। पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये, क्या कि भाई सबसे ज़्यादा जो है वो लेयर कौन सा ज़्यादा बड़ा होता है हार्ट में? तो ये जो है वो बीच वाला लेयर होता है, मिडिल लेयर। या तो इस तरीके से पूछते हैं, नहीं तो पूछते हैं क्या कि कौन सा है, उसमें एपी, एंडो और मायोकार्डियम इस तरीके से दे देते हैं। तो आपको याद रखना है क्या कि मायोकार्डियम जो है वो थिकेस्ट लेयर है, ये चीज़ याद रखोगे। चलो आगे क्या है, देखो अब हमारा हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्स में बटा हुआ है। ठीक ना, 4 चेम्बर्स में बटा हुआ है। अब पहले हम इस 4 चेम्बर को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले ना हम देखते हैं 4 चेम्बर्स को, यहाँ पे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हमने देखा कि भाई ये मान लो क्या कि ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। ठीक, अब देखो इस तरीके से ना इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। तो पहले जो है वो इस तरीके से बटा, ठीक है, इस तरीके से बटा। तो जब ऊपर वाले भाग को ना, इस तरीके से ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं, जो सबसे ऊपर पहुंच गया उसको कहते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं? एट्रियम। ठीक है ना, एट्रियम या एट्रिया। ठीक है ना। और नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? नीचे वाले भाग को हम कहते हैं वेंट्रिकल। नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल। ठीक, तो 2 लेयर में ऊपर नीचे काटा, तो ऊपर वाले भाग को कहा एट्रियम और नीचे वाले को कहा वेंट्रिकल। अब देखते हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं भाई, अब जो है वो हम इस तरीके से एक और विभाजन करेंगे। ठीक है, अब एक और विभाजन किया तो अब यहाँ पर जो है वो हमें थोड़े सोचने की ज़रूरत है। अब जब हमने विभाजन किया तो ये वाला पोर्शन हो गया राइट, इसको ये दाहिना वाला पोर्शन हो गया, और ये पोर्शन हो गया आपका लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, समझ में आई? तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। अब देखो, अब जब हम एक एक जगह, एक एक खांचे को जब हम नाम देंगे ना, एक एक क्वाड्रेंट को नाम देंगे, तो कैसे देंगे? ये राइट वाला जगह है, ये राइट वाला जगह है ना, ये राइट है, बहुत बढ़िया, ये राइट है। ठीक, तो ये तो राइट है, पर है क्या? ये एट्रियम है, तो इसको हम बोलेंगे राइट एट्रियम। ठीक, समझ आया? तो ये हो गया राइट एट्रियम। अब ऊपर वाले को देखें तो ये कौन सा जगह है भाई? ये लेफ्ट वाला जगह है, और है क्या? ये एट्रियम, तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम। ठीक, लेफ्ट एट्रियम। अब हम अगर इस कोने पे आए तो ये कौन सा है? राइट साइड में है, तो ये राइट हो गया, और ये है असल में क्या? वेंट्रिकल, तो इसे हम क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। ठीक, अभी इसको अगर हम नाम दें तो क्या देंगे भाई? ये लेफ्ट वाले जगह में तो इसको लेफ्ट कहेंगे, और यहाँ पर जो है ये है क्या? ये आखिर वेंट्रिकल है, तो इसे हम वेंट्रिकल बोल देंगे। ठीक है, वेंट्रिकल बोल देंगे। तो इस तरीके से जो है वो हमने देख लिया क्या कि जो हमारे हार्ट में जो 4 पोर्शन है उन चारों का नाम क्या है। तो इसी तरीके से आप याद करोगे, ये सबसे एफिशिएंट वे है याद कर लेने का। नहीं तो अक्सर आदमी राइट और लेफ्ट में ही जो है वो क्या कर जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर जाओगे क्या कि ऊपर और नीचे में, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल, और फिर जो है वो हमने एक और ऊपर से विभाजन किया, और इस विभाजन में जो है वो हमने राइट और लेफ्ट को भी जो है वो इंट्रोड्यूस करके समझ लिया क्या कि इस तरफ वाला जो है वो राइट एट्रियम, इस तरफ वाला लेफ्ट एट्रियम, इधर जो है वो राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ आई बात? अब देखते हैं थोड़ा सा इसके डायग्राम को। देखिए, अब मैंने जो है ये सारी बातें जो है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट पहले कुछ इंपॉर्टेंट इसके स्ट्रक्चर को देख के थोड़ा समझते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको समझ में आया? ये वाला पोर्शन जो है वो क्या था? ये वाला पोर्शन अपना एट्रियम था, ऊपर की तरफ एट्रियम। ऐसे कर लो, यूं ऐसे ऐसे, है ना, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है ना, इसीलिए ये झुका हुआ दिख रहा है। इस तरीके से एक विभाजन हुआ, और अगला जो है वो इस तरीके से विभाजन है भाई, है ना, इस तरीके से है ना, इस तरीके से ऐसे है। ठीक है, झुका हुआ इसी वजह से। तो अब देखो ये वाला ऊपर है और राइट साइड में है, तो राइट एट्रियम हो जाएगा। ठीक, ये वाला जो है वो लेफ्ट साइड में है, ऊपर है तो लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। ये वाला जो है वो राइट साइड में है और नीचे है तो वेंट्रिकल हो जाएगा, और ये वाला लेफ्ट साइड में है और नीचे है तो वेंट्रिकल हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ये बात समझ में आई? तो इस तरीके से हो गया। अब समझना मेरी बात को
क्योंकि भाई यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो एट्रियम और वेंट्रिकल को अगर हम देखें तो भाई एट्रियम वॉल्स जो है एट्रियम का, यहाँ पे देखना एट्रियम का वॉल्स जो है यहाँ पे, ये देखना ये है राइट, ये है एट्रियम का वॉल, ठीक है ना। और यहाँ पे वेंट्रिकल के वॉल्स को देखना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कौन सा आपको ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है, कौन सा ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है, तो आपको दिखेगा क्या कि वॉल्स जो है वो वेंट्रिकल का वॉल्स जो है वो ज़्यादा आपको चौड़ा दिखेगा, वेंट्रिकल का वॉल जो है वो एट्रियम से ज़्यादा चौड़ा दिखेगा। तो ये चीज़ याद रखोगे, पेपर में पूछा जाता है क्या कि किसका वॉल ज़्यादा होता है, तो नीचे वेंट्रिकल का वॉल्स जो है साइड से ये ज़्यादा चौड़ा होता है, ठीक। अब देखो, अब हम बात करें कि भाई अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखो ये वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है वो इतनी है, एक सेकंड, यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो राइट वेंट्रिकल के वॉल की चौड़ाई इतनी है, वहीं अगर हम यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल के अगर वॉल की चौड़ाई देखें तो ये इतनी है, ठीक है ना। तो आपको इसमें कौन सा ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल जो है वो ज़्यादा थिकड़ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखोगे क्या कि लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल जो है वो राइट वेंट्रिकल से जो है वो ज़्यादा थिकड़ है। तो आपको याद रखना है क्या कि भाई वेंट्रिकल में अगर वेंट्रिकल और एट्रिया की बात की जाएगी, एट्रियम की बात की जाएगी, तो वेंट्रिकल ज़्यादा चौड़ा होगा इसका वॉल, और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में बात की जाएगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा होगा राइट वेंट्रिकल से। ये चीज़ याद रखोगे। अभी आपको पता चलेगा क्या कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों चौड़ा है। लेफ्ट वेंट्रिकल इस वजह से चौड़ा है क्योंकि इसी को जो है वो पूरे ब्लड को मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में प्रवाहित करना है। तो वो फ्लो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वो कारण वहाँ क्लियर कर लेंगे, ठीक। अब चल दो, अब हम एक बात करते हैं। देखो यहाँ पे अभी तक जो है वो हमने ये सारी बातें कर ली। अब जो है वो हमें बात करनी है क्या कि भाई ये वाला जो है ये लाइन, सॉरी ये वाला लाइन जो है ना, इसको भी कुछ कहते हैं। जो ये वाला लाइन है अपना, इस लाइन को भी कुछ कहते हैं, और ये वाला जो लाइन है इसको भी कुछ कहते हैं, ठीक है ना, इसको भी कुछ कहते हैं, ठीक। तो समझना, इस लाइन को हम कहते हैं, देखना यहाँ पे जो एट्रियम को जो सेपरेट करेगा, जो एट्रियम को सेपरेट कर रहा है, जो वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये एट्रियम को सेपरेट कर रहा है। तो इन एट्रियम को सेपरेट करने वाले लाइन को हम क्या बोलेंगे, एट्रियल सेप्टम। और जब हम वेंट्रिकल यहाँ वाले इस वाले लाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना, सेप्टम, ठीक है। तो देखो यही देख लिया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम और इंटर एट्रियल सेप्टम। तो आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा कि भाई इंटर एट्रियल सेप्टम या फिर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, आपसे ये पूछा जाएगा क्या कि दो चेम्बर्स को बांटने वाले को हम क्या बोलते हैं, बांटने वाले मसल को क्या बोलते हैं। तो आप याद रखोगे, इसे हम कहते हैं सेप्टम। आप सिर्फ इतना याद रखो क्योंकि हमारे पेपर में इतना ही पूछा जाएगा। तो आप याद रखोगे क्या कि दो चेम्बर्स को बांटने वाले को हम क्या बोलते हैं, सेप्टम कहते हैं, है ना। अगर एट्रियम को अगर बांट रहा होगा तो इंटर एट्रियल सेप्टम कह देंगे, और वेंट्रिकल को बांट रहा होगा तो वेंट्रिकुलर सेप्टम कह देंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेप्टम याद रखोगे। आप ये याद रखोगे क्या कि भाई लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ज़्यादा मोटा होता है राइट वेंट्रिकल से, ये भी बात याद रखोगे। और साथ ही साथ ये भी याद रखोगे क्या कि एट्रियम से जो है वो ज़्यादा चौड़ा कौन होता है, वेंट्रिकल होता है। ये बात भी आप याद रखोगे। तो ये सारी बातें आपको याद रहेंगी। अब चलो, अब हम थोड़े वाल्व्स के बारे में समझ लेते हैं क्या कि भाई वाल्व्स कैसा कैसा है इसमें, ठीक है। देखो अब यहीं से समझने की कोशिश करते हैं कि वाल्व्स कैसे कैसे हैं। देखना मेरी बात को समझना, क्योंकि भाई सबसे पहले बॉडी मतलब हार्ट के अंदर जो है वो 4 वाल्व्स होते हैं। ये चीज़ आपको समझना है। देखो यहाँ पे जो है ना, ये टोटल 4 वाल्व्स हैं, टोटल 4 वाल्व्स हैं। और ये चारों वाल्व के बारे में हम समझते हैं। देखना क्या होता है ना, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ एक वाल्व होता है, इस तरीके से एक जो है वो इस तरीके से वाल्व होता है, ठीक है ना। इस तरीके से एक जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए एक वाल्व होगा, ठीक। अब जो है वो क्या होगा, क्योंकि एक राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाने के लिए एक वाल्व होगा, ऐसे, है ना। यहाँ पे एक वाल्व होगा, ठीक, ऐसे इस तरीके से एक वाल्व होगा, ठीक। अब फिर क्या होगा, एक जो है वो आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए एक वाल्व होगा, ठीक है। और फिर सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ से बॉडी से बाहर जाने के लिए एक वाल्व होगा। इसको इधर थोड़ा बना लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको इस तरीके से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए एक वाल्व होगा, और बॉडी से बाहर जाने के लिए जो है
वो एक वाल्व ऐसे होगा। ठीक, ये वाल्व आपको है। ये 4 मेजर वाल्व्स हैं। ठीक, अब इन चारों वाल्व्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं भाई, कौन कौन से ये क्या वाल्व है। समझ गया, जो ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में इसी रास्ते से तो जाएगा ब्लड, ऐसे ही तो जाएगा ब्लड, ऐसे ही जाएगा, है ना। तो इस वाल्व के नाम को जब हम बात करते हैं तो ये वाल्व जो है इसको कहते हैं हम ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं क्या कि जब राइट वेंट्रिकल से यहाँ से लंग्स में जाता है, अभी समझेंगे हम लोग सारी बातें, है ना। राइट वेंट्रिकल से जो है वो कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। तो इसी तरीके से इस रास्ते से होता हुआ जाएगा ब्लड जो है वो अपना इस रास्ते से होता हुआ जाएगा। ठीक, एक सेकंड, मैं इस लाइन को ना थोड़ा सा ब्लैक कर दूं, एक सेकंड, इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक, चलिए, तो यहाँ से जो है ये इस तरीके से लंग्स में जाएगा। तो यहाँ पे इस वाल्व का नाम क्या होगा भाई? इस वाले वाल्व का नाम क्या होगा? इस वाले वाल्व का नाम होगा पल्मोनरी वाल्व। क्या होगा? पल्मोनरी वाल्व। ठीक, इसका नाम होगा पल्मोनरी वाल्व। ठीक, अब देखो, जब यहाँ से जब लेफ्ट एट्रियम में खून होगा तो ये जो है वो इस वाल्व के थ्रू अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो इस वाले वाल्व का नाम क्या होगा भाई? इस वाले वाल्व का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है, और इसी को बोलते हैं मिट्रल वाल्व। क्या बोलते हैं? मिट्रल वाल्व, ठीक है ना, या मिट्रल वाल्व। डन। और यहाँ से जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर की तरफ जाएगा, जब यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा? पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको, इस वाले वाल्व को हम क्या बोलेंगे? इस वाले वाल्व को बोलेंगे एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आया क्या कि भाई ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में है। अगर हम बात करें पल्मोनरी वाल्व की, तो पल्मोनरी वाल्व जो है वो राइट वेंट्रिकल से लेके लंग्स तक के बीच में है। इसको जो है वो क्या बोलते हैं? इस वाले इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। बहरहाल ये आएगा आगे अभी, ठीक, अभी घबराने की बात नहीं, बस इतना समझ के चलो क्या कि पल्मोनरी वाल्व जो है वो राइट वेंट्रिकल से लेके लंग्स के बीच में है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम से लेके लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, तो कौन सा वाल्व आता है? बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व आता है। और अगर हम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड पूरी बॉडी में जाता है तो फिर कौन सा वाल्व आता है? एरोटिक वाल्व आता है। बस इतना। तो ये 4 वाल्व मेजर वाल्व हुए। एक हो गया आपको ट्राइकस्पिड, एक हो गया पल्मोनरी, एक हो गया बाइकस्पिड या मिट्रल, और उसके बाद हो गया एक एरोटिक वाल्व, ठीक है। तो ये थे चारों वाल्व्स, ठीक है ना। वाल्व का काम क्या होता है अगर ये पूछ लिया जाता है, तो वाल्व का काम जो होता है वो ये होता है क्या कि वो क्या करता है? बैक फ्लो को रोकता है। सॉरी, ये जो है वो क्या करता है? खून के उल्टे बहाव को रोकता है। मतलब जिस दिशा में खून को जाना है, मैंने यहाँ पे एरो दिखाया ना, क्या कि खून नीचे की तरफ आ रहा है यहाँ पे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, तो अगर पीछे की तरफ अगर जाए, राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में जाए, तो वो जाने ना दे उसको, ठीक है ना। इस तरीके से अगर ब्लड अगर यहाँ जाने लगे तो उसको ना जाने दे, ठीक है ना। इस तरीके से जाना चाहे तो ना जाने दे, ठीक। चलिए, अब जो है वो हम आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम ब्लड के फ्लो को समझ लेते हैं। समझ में आई बात? अब जो है वो हम क्या करते हैं क्या कि थोड़ा सा ब्लड के फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो है अब यहाँ पे अपना एक हार्ट है, ठीक। हमने जो है वो सब कुछ देख लिया क्या कि भाई क्या था और कैसे था। अब जो है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 बात को देखते हैं। सबसे पहला है सबसे बड़े वेन क्या होता है भाई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, और आर्टरी क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा होता है। समझते हैं। सबसे बड़े वाले सबसे बड़े वेन को क्या बोलते हैं? सबसे बड़े वेन को कहते हैं हम वेना कावा। क्या बोलते हैं? वेना कावा, ठीक। सबसे बड़े वाले वेन को हम कहते हैं वेना कावा, ठीक। और ये क्या कैरी करेगा भाई? ये जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा होगा। डन, ये बात कर रहा होगा। और ये जो है ना, ये 2 तरीके का होगा। क्या, कैसा? एक होगा आपका सुपीरियर वेना कावा, और एक होगा आपका इन्फीरियर वेना कावा, ठीक। अब देखो, सुपीरियर वेना कावा क्या करेगा भाई? सुपीरियर वेना कावा जो है वो बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से लाएगा। हार्ट के ऊपर जो भी ऊपर होगा ना, उस हिस्से से, मतलब हमारे सर से लाए या आँख से लाए या कान से लाए, वो सारे खून को जब हार्ट तक लेके जाएगा तो वो कौन लेके जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को सुपीरियर वेना कावा। तो ये अपर बॉडी से क्या करता है? हार्ट तक लेके जाता है। ये क्या करता है? हार्ट तक लेके जाता है, ठीक। ये वाली बात
सुपीरियर वेना कावा। वहीं इन्फीरियर वेना कावा क्या करता है, इन्फीरियर वेना कावा जो है वो क्या करता है, लोअर बॉडी से क्या करता है, लोअर बॉडी से हार्ट तक लेके जाता है ना। मतलब पैरों से अगर आ रहा हो, किडनी से अगर आ रहा हो, ठीक है ना, तो वो सब जो है वो कौन लेके जा रहा होगा, वो इन्फीरियर वेना कावा लेके जा रहा होगा। ठीक है, तो आपको वेना कावा समझ में आया। तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब जो है वो यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो ये नीचे से ये आ रहा है ना, ये वाला, ये है आपका इन्फीरियर वेना कावा। ये क्या है, ये है इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है ना, ये जो है वो ऐसे यहाँ से ब्लड लेके आ रहा है। ठीक, और ये जो देख रहे हो ना यहाँ से ऐसे, ये वाला, ये जो है ये आपका सुपीरियर वेना कावा। क्या है ये, सुपीरियर वेना कावा। ठीक, ये इस तरीके से ब्लड लेके आया ऐसे अंदर की तरफ, और ये इस वाल्व से जो है वो ये अंदर की तरफ यहाँ ब्लड लेके आया। ठीक है, और दोनों ब्लड जो है वो यहाँ पे आके मिल गए। अब ये कौन सा जगह है भाई, ये जो है वो आपका राइट एट्रियम था, यही जो था ये राइट एट्रियम था। तो राइट एट्रियम में, अब समझना मेरी बात को, राइट एट्रियम में क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहली बार जा रहा है। तो यहीं पर जो है वो आप अपना नोट बनाओगे। सबसे पहला क्या है भाई, राइट एट्रियम में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। ये चीज़ आप याद कर लोगे। ठीक है ना, तो ये पेपर में पूछा जाता है, हार्ट के कौन से चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहली बार एंटर करता है, तो राइट एट्रियम में किया। ठीक, अब देखो राइट एट्रियम से जो है ये ब्लड अब अंदर की तरफ जाएगा, तो ये वाल्व क्रॉस किया, और ये वाल्व का नाम क्या था भाई, देखो यहाँ पे ये वाल्व का नाम क्या था, ये वाले वाल्व का नाम क्या था। अभी हमने देखा कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व आता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व था, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक, ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करके ये क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आया, और ये नीचे की तरफ आया राइट वेंट्रिकल में, आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से जो है ये ब्लड हमने देखा था ना, क्या कि ये कहाँ, लंग्स की तरफ जा रहा था, तो ये जो है वो ऐसे लंग्स की तरफ जाएगा, और इसके बीच में ये वाला वाल्व आएगा, ये वाला वाल्व। और ये वाला वाल्व कौन सा था, ये था आपका पल्मोनरी वाल्व। याद आया आपको, ये वाला वाल्व जो था वो कौन सा वाल्व था, ये पल्मोनरी वाल्व था, ये पल्मोनरी वाल्व था। और इस तरीके से अपना ब्लड जो है वो अब पल्मोनरी वाल्व से होता हुआ कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। इस तरफ एक जो है वो लेफ़्ट की तरफ, और एक जो है वो राइट की तरफ, दोनों लंग्स में। ठीक है, इस तरीके से लंग्स में चला जाएगा। ठीक, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला गया, और इसीलिए इसका नाम क्या है, इस वाले का नाम क्या था, अब भी मैंने आपको बताया था क्या कि ये क्या था, ये जो था वो आपका था पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी, अब देखो आर्टरी जो है वो हमने देखा क्या कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, बट हार्ट से लंग्स की ओर जो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी जो जा रही होगी वो क्या करेगी, ये एक्सेप्शन है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी कहाँ से, हार्ट से लंग्स की ओर। ये बात याद रखोगे। ठीक, अब देखो, अब यहाँ तक लंग्स के अंदर गया, लंग्स में हमने देखा क्या कि रेस्पिरेशन हुआ था, और रेस्पिरेशन में क्या हुआ, एल्वियोलाई ने क्या किया, पूरा ऑक्सीजन जो है वो डाल दिया हमारे ब्लड में, और घूम के जो है वो अब कहाँ से आ जाएगा, अब जो है वो हमारे बॉडी में खून एंटर करने वाला है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ से जो है वो प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से एंटर करेगा। और ये वाला जगह कौन सा होगा, ये जो है ये जो दोनों आप देख रहे हो ना, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी का केस अगर आएगा तो हमेशा अपोजिट हो जाएगा, तो ये वेन्स आएगा, मतलब ये जो है वो क्या करेगा, ये जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा होगा। और ये कहाँ से लेके आ रहा होगा, ये लंग्स से हार्ट की ओर लेके आ रहा होगा। और कौन से चेम्बर में ला रहा होगा भाई, ये पल्मोनरी वेन्स कौन से चेम्बर में ला रहा होगा, ये चेम्बर कौन सा है भाई बताओ, ऊपर का है और लेफ्ट साइड है, तो कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम में लेके आ रहा होगा। ये कौन सा है, ये लेफ्ट एट्रियम है ना, लेफ्ट एट्रियम है ना, ये लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अब एंटर कर चुका है। इसी तरीके से तो हमें याद रखना है कि लेफ्ट एट्रियम में फर्स्ट बार जो है वो क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। ये बात आप याद रखोगे, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ क्या कि क्या होता है भाई, लेफ्ट एट्रियम में फर्स्ट बार जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है।
है ना, फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। ठीक, अब देखो, अब ये यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से ये अंदर की तरफ नीचे जाएगा और इस वाल्व का नाम क्या होगा भाई? इस वाले वाल्व का नाम क्या था? अब भी हमने देखा था, इस वाले वाल्व का नाम था आपका बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व और मिट्रल वाल्व। ठीक है, यही तो था। अब ये इसके थ्रू जो है वो नीचे जाएगा और ये किस में पहुंच जाएगा? ये जो है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो अब इसको कहाँ पंप करेगी? ये जो है वो इस वाल्व के थ्रू। इस वाल्व का नाम क्या था? इस वाले वाल्व का नाम क्या था बताओ? इस वाले वाल्व का नाम था एरोटिक वाल्व था, है ना। और एरोटिक वाल्व के थ्रू जो है वो क्या हुआ? हमारा पूरा ब्लड जो है वो एरोटा के थ्रू जो है वो क्या हुआ? यहाँ से जो है वो पूरे बॉडी में इस तरीके से, पूरी बॉडी में यहाँ से प्योर ब्लड चला गया। ये क्या है? ये जो है वो सबसे बड़ा वाला, ये वाला जो है वो क्या है? ये एरोटा है, सबसे बड़ा आर्टरी, ठीक है ना, आर्टरी। ठीक है, तो ये था पूरा जो है वो ब्लड का सर्कुलेशन। ठीक है, तो आपको पूरा ब्लड का सर्कुलेशन समझ में आया क्या कि किस तरीके से बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घुसती है वेना कावा से और किस तरीके से जो है वो पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में जो है वो प्योर ब्लड जो है वो चली जाती है। तो ये था अपना पूरा हार्ट में किस तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कार्डियक साइकिल। ठीक है, देखो कार्डियक साइकिल जो है ये कितनी देर का होता है, सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है क्या कि भाई अपना कार्डियक साइकिल जो है ये कितने देर का है। तो देखो कार्डियक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड्स का होता है, अप्रॉक्सीमेटली 0.8 सेकेंड्स का होता है एक कार्डियक साइकिल। हमारा ह्यूमन बीपीएम या हार्ट रेट जो होता है वो कितना होता है? 72 बीपीएम होता है, 80 तक जाता है ये। ठीक है, तो पेपर में अगर 80 भी आता है तो कर लेना है ना। तो 72 बीपीएम होता है, बट एग्जैक्ट यही है। ठीक, बीपी, नॉर्मल बीपी क्या है भाई? नॉर्मल बीपी जो है वो आपको याद रखना है 120/80 mm ऑफ Hg। अब ये mm ऑफ Hg वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं क्या कि भाई जब पुराने ज़माने में वो देखते थे ना, फुसफुस वाला होता था, मतलब ऐसा वाला होता था, ये एक तार लगा होता था और जुड़ा होता था इसमें इस तरीके से हाथ में लगा के, और इस पे जो है वो एक मीटर लगा होता था। तो इस पे जो है ना, ये मीटर जो होता था ना, ये इसमें मर्क्यूरी भरा होता था। तो मर्क्यूरी कितने लेवल ऊपर जा रही है ना, उसी से देखा जाता था। तो इसीलिए वो mm ऑफ Hg रहता है। तो कई बार पेपर में ये भी पूछा जाता है कि भाई इसको किस में, इसका मेजर क्या है? mm ऑफ Hg है, mm ऑफ Ca है या Cs है, इस तरीके से, या हीलियम है, इस तरीके से पूछ देते हैं। तो ये याद रखना। ठीक, अब देखो सबसे पहले ना इसमें इम्पॉर्टेंट है क्या कि हम थोड़ा सिस्टोल और डायस्टोल को समझें, उसके बाद हमें आगे, मतलब हम आगे की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ना कार्डियक साइकिल में अगर हम बात करते हैं तो एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। एक होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। सिस्टोल का अर्थ होगा ये कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल का मतलब आप याद रखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, मीन्स क्या होता है? सिकुड़ता है। और डायस्टोल का मतलब क्या होगा? अब उसमें फैलाव होगा या नॉर्मल रिलैक्स होगा। तो एक बार सिकुड़ा और उसके बाद सिकुड़ के अपने नॉर्मल पोजीशन में आया। तो हार्ट हमारा क्या होता है? एक बार सिकुड़ता है पंप करने के लिए, एक बार सिकुड़ेगा और फिर एक बार रिलैक्स होगा, एक बार सिकुड़ेगा, एक बार रिलैक्स होगा। इस तरीके से हमारा हार्ट जो है वो क्या करता है? पंप करता है। देखो ये जो है ना वो क्या करेगा, क्या कि एक बार ये पूरा नीचे वाला सिकुड़ेगा, एक बार अंदर की तरफ ये इस तरीके से अंदर की तरफ सिकुड़ेगा और फिर फैलेगा। ऊपर भी सेम, लेकिन एक साथ नहीं होता है। एट्रियम जो है वो एक बार करेगा, पहले पूरा एट्रियम जो है वो एक बार में करेगा, तब तक जो है वो वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स होगा। फिर जब वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो एट्रियम रिलैक्स करेगा। इस तरीके से होता है। तो ये एक रिदमिक मूवमेंट है। कैसा है? ये एक रिदमिक मूवमेंट है। मीन्स एट्रियम एक बार सिकुड़ेगा तो फैलाव जो है वो वेंट्रिकल में होगा, जब वेंट्रिकल एक बार सिकुड़ेगा तो एट्रियम में फैलाव होगा। ये चीज़ आप समझ के चलना। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब ये सिकुड़न और फैलाव को कहते क्या है बायो की भाषा में? तो जब वो सिकुड़ने का सेंस है तो सिस्टोल है, और जब रिलैक्स का सेंस है तो डायस्टोल है। ये चीज़ पहले आप याद रखोगे। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ पे बात करते हैं एट्रियल सिस्टोल की, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल की बात करते हैं तो
एट्रियम, जो अपना एट्रियम था वो क्या हो रहा होगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। सिस्टोल मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्ट, और एट्रियल मतलब एट्रियम है अपना, ठीक है ना। तो एट्रियम क्या होगा, एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। अब सोच के देखना नीचे यहाँ पे कि जब ऊपर वाला जो अपना एट्रियम है, ये पूरा एट्रियम जो है ये जब सिकुड़ेगा तो क्या करेगा, क्योंकि भाई ये जैसे सिकुड़ेगा तो ये नीचे की तरफ ब्लड को वेंट्रिकल की तरफ पुश कर देगा। क्या करेगा, वेंट्रिकल की तरफ जो है वो ब्लड पुश करेगा, समझ रहे हो। जब राइट एट्रियम जब सिकुड़ेगा तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो क्या होगा, पुश हो जाएगा। जब लेफ्ट एट्रियम जब सिकुड़ेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ पुश कर जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो यही हुआ, तो ब्लड जो है वो कहाँ की तरफ जाएगा, ब्लड जो है वो वेंट्रिकल की। तो जब भी कभी जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो वो क्या होगा, ब्लड जो है वो वेंट्रिकल की तरफ जाएगा। अब समझना, अब जो है वो नीचे यहां पर देखना वेंट्रिकल में, अगर वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, अगर आप सोचो क्या कि अपने हार्ट को आप नीचे से दबाओगे, तो नीचे से जब दबाएंगे और उसमें ब्लड भरा हुआ है तो ब्लड ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन क्या ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ जाके एट्रियम में जाएगा, नहीं। ब्लड जो है वो या तो इस वाले रास्ते को फॉलो करेगा, मतलब पल्मोनरी वाल्व वाले रास्ते से, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ जाएगा, है ना, या फिर जो है वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में होगा तो वो क्या करेगा, एरोटा की तरफ जाएगा। तो कहाँ पे जाएगा, तो ब्लड जो है वो अगर वेंट्रिकल में अगर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकल में अगर जो है वो सिकुड़न आएगी तो क्या होगा, ब्लड जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर राइट वेंट्रिकल में है तो वो कहाँ जाएगा, वो जो है वो लंग्स की तरफ, पल्मोनरी आर्टरी होते हुए लंग्स की तरफ जाएगा। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में हो रहा होगा तो ये कहाँ जाएगा, ये पूरे बॉडी में प्योर ब्लड चला जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको, देखो इसीलिए यहाँ पे लिखा है क्या कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये ब्लड जो है वो या तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा, और नहीं तो एरोटा के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको ये चीज़। अब देखो कार्डियक डायस्टॉल का मतलब क्या होता है, रिलैक्स हो जाना। जब रिलैक्स होगा, सोचो क्या कि ये बॉडी ये जो है वो नीचे वेंट्रिकल था, वेंट्रिकल अभी जो है वो सिकुड़ के पूरा जो है वो क्या हुआ, ब्लड को ऊपर की तरफ भेज दिया, या तो लंग्स की तरफ भेजा होगा, नहीं तो पूरी बॉडी में एरोटा के थ्रू भेजा होगा। तो जब भेज दिया तो उसके बाद जब ये अपने नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो क्या होगा, वो जो है वो ब्लड उसमें वेंट्रिकल में फिर क्या होगा, भर जाएगा, वेंट्रिकल में क्या होगा, भर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो चेंबर्स वापस से रीफिल हो जाते हैं, है ना। हार्ट रिलैक्स तो करता ही है, साथ ही साथ जो है वो चेंबर रिफिल भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या कि डायस्टॉल में जो है वो रिलैक्स होने के साथ साथ जो है वो चेंबर जो है वो रिफिल भी होता है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखोगे, ठीक है, ये बात आप याद रखना, ठीक। तो यही था पूरा हमने जो है वो पूरा कार्डियक साइकिल देख लिया। अब थोड़ा ना एक चीज़ और समझते हैं क्या कि भाई हमारे बीपी में जो ये 120, देखो ये बीपी में जो हमारा बीपी है उसमें 120/80 लिखा होता है ना, ये आखिर क्या सिग्निफाई करता है, इस चीज़ को भी थोड़ा हम समझते हैं। देखो ये जो 120 होता है ना, ये जो 120 है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अब ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब क्या, भाई सिस्टोल का मतलब तो हमने समझ लिया क्या कि ये जो है वो सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, बट ये कॉन्ट्रैक्शन आखिर हुआ कहाँ है, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है आर्टरी के ऊपर, कहाँ पे, ये जो प्रेशर है, ये जो ब्लड का प्रेशर था, ये प्रेशर है ऑन आर्टरी, किसके ऊपर, आर्टरी के ऊपर, ठीक है ना। कब, जब हार्ट जो है वो अपना क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या हुआ, किसके ऊपर प्रेशर है, हार्ट का जो है, प्रेशर जो है वो आर्टरी के ऊपर है, आर्टरी के ऊपर प्रेशर है। कब, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। क्यों, क्योंकि सिस्टोल का मतलब ही तो कॉन्ट्रैक्शन है ना। तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिस्टोल, और प्रेशर किसके ऊपर लगा, आर्टरी के ऊपर, ठीक। अब ये जो है वो 80 क्या दिखाता है, 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर दिखा रहा है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिखाता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब क्या, प्रेशर फिर से आर्टरी के ऊपर ही देखा जाएगा, प्रेशर ऑन आर्टरी ही देखा जाएगा। बट ये आर्टरी के ऊपर कौन सा प्रेशर होगा, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा, क्योंकि डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या कि सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है, यहाँ से हम समझ लेंगे। और ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर किसके ऊपर लगा है, प्रेशर किसके ऊपर लगा है, आर्टरी के ऊपर। तो अगर हमारे से अगर डायस्टोलिक प्रेशर पूछता है, ब्लड प्रेशर, तो हम क्या बताएंगे, डायस्टोलिक प्रेशर 80 बताएंगे। इसका अर्थ क्या होगा, क्या कि जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होगा तब आर्टरी के ऊपर कितना प्रेशर था। और वैसे ही अगर हमारे से अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पूछ रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे, 120 बोलेंगे, ठीक है ना। और इसका अर्थ क्या होगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तब आर्टरी के ऊपर कितना प्रेशर था, ठीक। समझ में आई बात। तो ये था पूरा ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है क्या कि भाई पेस मेकर सिस्टम को समझते हैं क्या कि किस तरीके से कंडक्शन हो रहा है, पूरा इम्पल्स का कंडक्शन कैसे हो रहा है हमारे हार्ट में। ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर यहाँ से भी पूछता है। देखो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एसे नोड या फिर साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो क्या कि साइनो एट्रियल नोड होता कहाँ है। ये जो है ना, ये राइट एट्रियम था ना, राइट एट्रियम उसके ऊपर होता है ना, उसके ऊपर होता है, उसके अपर साइड में होता है। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं एक बार फोटो बनाता हूँ थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ पे अगर इस तरीके से एक छोटा सा ये बनाए और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे था कुछ, ये अपना राइट एट्रियम था, तो ये राइट एट्रियम के ऊपर यहाँ पर जो है वो एसे नोड होता है, यहाँ पे एसे नोड होता है, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, तो ये इस जगह पे होता है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है क्या कि ये हार्ट के कौन से चैम्बर के पास होता है, तो राइट एट्रियम के पास में होता है। ठीक, और ये क्या करता है, ये पेस मेकर का काम करता है। पेस मेकर का मतलब क्या, जब हमारे दिल का धड़कन जब पहली बार स्टार्ट हुआ था ना, या उसको इनिशिएट करना होता है ना, जब भी कभी हार्ट बीट को इनिशिएट करना होता है तो वो जो इम्पल्स होता है वो इम्पल्स यही इनिशिएट करता है। किस चीज़ के लिए, हार्ट बीट के लिए। किस चीज़ के लिए, हार्ट बीट के लिए। ठीक है, ये चीज़। और इसीलिए जब भी जो है वो पेस मेकर, अगर आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है तो वो तो कॉलर बोन के ऊपर लगाया जाता है, बट उसका इम्पल्स कहाँ दिया जाता है, यही राइट एट्रियम के पास। ठीक है, ये बात समझ में आई। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक एवी नोड होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसका काम क्या है भाई, इसका काम है एसे नोड से आए हुए सारे इंपल्स को रिसीव करना। एसे नोड, जो अपना एसे नोड था, साइनो एट्रियल नोड से जो भी इंपल्स जनरेट हुआ उसको जो है वो रिसीव करना और वो आगे फैलाएगा। कौन आगे फैलाएगा वो चीज़ देखेंगे। अब देखो बंडल ऑफ हिस क्या करता है, वो इंपल्स से एपेक्स तक जो है, इम्पल्स को एपेक्स तक, ऊपर तक पहुंचाता है। पर देखो ये जो है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर इंपॉर्टेंट सबका काम है, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है परकिंजे फाइबर्स। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से परकिंजे फाइबर से आया हुआ है। क्या पूछा गया वो चीज़ छोड़ो, पहले देखते हैं क्या कि करता क्या है। ये पूरे इम्पल्स को, पूरे देखो, स्प्रेड इम्पल्स अक्रॉस वेंट्रिकल्स फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ये पूरे इम्पल्स को फैलाता है और साथ ही साथ वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ना। पूरे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, इसलिए जो है वो इम्पल्स को फैलाता है। और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिस्टोल, और वेंट्रिकल तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है ना, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये वाला देखो, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल ये वाला है ना। तो इसके लिए जो है वो मदद किसने किया, इसके लिए जो है वो मदद किया था परकिंजे फाइबर ने। क्या बोला, परकिंजे फाइबर ने मदद किया था। ये चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परकिंजे फाइबर का हो गया। अब देखो, अब ये जो हार्ट बीट है, हमें पता था क्या कि भाई हमारा हार्ट जो है वो क्या है, ये जो है वो कार्डियक मसल है, इनवॉलेंट्री और स्टीरिएटेड मसल है। मतलब हम जो है वो इसके मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या हार्ट बीट को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, ये एक मायोजेनिक प्रोसेस है। मायोजेनिक का मतलब क्या हुआ, ये जो है वो डायरेक्टली मसल्स के थ्रू, देखना ये मसल्स में ही अचानक से ये जो है वो ओरिजिनेट करता है। हार्ट बीट जो है वो मसल में ओरिजिनेशन होता है, ना कि नर्व्स के थ्रू होता है ना। इसमें नसों का कुछ लेना देना नहीं है, ये डायरेक्टली मसल्स में ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, पेपर में पूछा जाता है क्या कि ये हार्ट बीट कैसा है, ये मायोजेनिक है। मतलब इसका जो शुरुआत होता है वो मसल्स में ही होता है, नर्व्स का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ याद रखोगे। ठीक है, अब हार्ट के साउंड को समझ लेते हैं भाई। हार्ट का साउंड सबको पता है, बच्चे को क्या कि लबडब साउंड होता है। तो लबडब साउंड जो होता है वो कैसे आता है, ये कैसे आता है, ये जो है जब हमारा ब्लड जो है वो वाल्व्स के थ्रू जब क्रॉस करता था, वो 4 वाल्व्स थे ना, उन 4 वाल्व्स के थ्रू जब क्रॉस करता है तो लबडब साउंड आता है। और ये जब लब साउंड जो आता है, लब साउंड जो है वो कब आता है, जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व से जब निकलता है तो क्या होगा, या फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, जब वेंट्रिकल जो है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लब साउंड आएगा। या और डब साउंड कब आएगा, जब सेमी लूनर वाल्व्स, सेमी लूनर का मतलब क्या हुआ भाई, देख लो यार, सेमी ल्यूनर वाल्व्स, वही जो बचे हुए वाल्व्स थे, एक पल्मोनरी वाल्व और एक जो था वो एरोटिक वाल्व। ठीक है ना, इन्हीं को सेमी लूनर वाल्व्स कहते हैं। ठीक है ना, या फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करेंगे। ठीक, ये चीज़ तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्या कि लब साउंड जो है वो कब आता है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, मतलब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो। और जब डब साउंड कब आ जाएगा, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो। ठीक है,
ये चीज़, और ये हमें पता कैसे चलता है भाई, ये पता करने का मशीन कौन सा है, स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप वही कान में लगाने वाला आला। और जब एबनॉर्मल साउंड होगा, तो एबनॉर्मल साउंड कब पता चलेगा, एबनॉर्मल साउंड का कैसा साउंड होता है, ये मुरमुर साउंड होता है, मरमर साउंड होता है। आप ऐसे याद कर लो, मरमर जाता है आदमी जब हार्ट खराब होगा तो यहाँ पे मरमर साउंड आएगा, तो मरमर साउंड होगा, ठीक, बात खत्म। अब आगे की बात करें, अब हम बात करते हैं डबल सर्कुलेशन प्रोसेस की। डबल सर्कुलेशन, अगर हम बात करें क्या कि डबल सर्कुलेशन, तो हार्ट के अंदर हमारा डबल सर्कुलेशन होता है। देखें क्या है ये डबल सर्कुलेशन। सबसे पहले तो डबल सर्कुलेशन समझो क्या कि भाई इसमें क्या होता है, डबल सर्कुलेशन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग अलग रहता है बॉडी में। आपने देखा क्या कि भाई अगर मैं अपने हार्ट को देखूं यहाँ पे इस तरीके से, तो आपको एक बात याद रहेगी क्या कि भाई इस तरफ जो अपना राइट साइड था, ये राइट था और ये लेफ्ट था, है ना। तो आपने देखा ना क्या कि ये पूरे राइट साइड में क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, और लेफ्ट साइड में क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो क्या कभी ये मिक्सिंग हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था ना। तो इसीलिए जो है ये डबल सर्कुलेशन प्रोसेस होता है। डबल सर्कुलेशन प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ क्या कि भाई पूरा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहा, ठीक है ना। अब हम इसी के समझते हैं क्या कि अब डबल सर्कुलेशन प्रोसेस में एक सर्कुलेशन होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक होता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। अब देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हुआ, क्योंकि देखना यहाँ पे ये क्या था, ये जो है वो राइट वेंट्रिकल से, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब समझना जरा सा क्या हुआ इसमें जब लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से एक वाल्व था, यहाँ से लंग्स में गया था, ये जो है वो कहाँ गया, लंग्स में गया, यहाँ से लंग्स में गया था, है ना, लंग्स में गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरी है, इसके थ्रू कहाँ गया, लंग्स में गया, और लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या हुआ, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये जो है वो फिर से कहाँ पहुँचा, ये जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आया। तो इसी को बोला हमने, यहाँ से ये आरवी से चलता हुआ जब एलए तक का जो प्रोसेस हुआ, इसी को हमने बोला क्या, इसको हमने बोला क्या कि भाई ये है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक। अब उसके बाद की बात करते हैं क्या कि भाई अगर हम सिस्मिक सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो हम किस में बात करते हैं, जब हम यहाँ से बात करते हैं, जब यहाँ से ये निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा, एरोटा में जाएगा, और एरोटा के थ्रू जो है ये पूरी बॉडी में जाएगा, है ना। यहाँ से क्या जाएगा भाई, ये एरोटा से पूरी बॉडी में जाएगा, और फिर पूरी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाता हुआ जब फिर पूरा ब्लड गंदा होगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, वेना कावा से राइट एट्रियम में। तो इसी को हमने बोला क्या, इसको हमने बोला सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा से पूरी बॉडी में, जब पूरी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो वो पहुंचा वेना कावा में, और वेना कावा से जो है वो फिर राइट एट्रियम में, ठीक है, यही चीज़ हुआ। तो ये है पूरा डबल सर्कुलेशन, ठीक। तो डबल सर्कुलेशन भी पूछा जाता है, बहरहाल इतनी ज़्यादा जो है वो डीप में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ आपका जानना ज़रूरी है, ठीक। अब देखते हैं आगे। देखो अब ब्लड वेसल्स के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा कि ब्लड वेसल्स क्या है। सबसे पहले देखो ये ऐसा ही कुछ ब्लड वेसल्स होगा। देखो ये है अपना आर्टरी, ये क्या है, ये है भाई आर्टरी, ठीक है ना, ये आर्टरी है, और ये है वेन्स। वेन्स क्या कर रहा था भाई, वेन्स जो है ये खून को, जो इम्प्योर ब्लड था उसको कहाँ तक लेके जा रहा था, ये हार्ट तक लेके जा रहा था। ये जो है वो आर्टरी क्या कर रहा था, अवे फ्रॉम हार्ट से जो है वो लेके आ रहा था पूरी बॉडी में। तो यही कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये धीरे धीरे ना आगे चल के आप देखोगे क्या कि ये ब्रांचेज में टूट जाता है। आर्टरी जो है वो ब्रांचेज में टूटी हुई दिखती है। तो जो ब्रांचेज में टूटी हुई दिखती है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ठीक है ना। और वेन्स भी जब अलग अलग ब्रांचेस में टूटी हुई दिखेगी तो उसको क्या बोलेंगे, वेन्यूल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स कहते हैं। और जब ये सब जो है वो जब एक जगह पे आके मिलते हैं ना, एकदम पतले पतले रेशे में जब मिलते हैं तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं कैपिलरीज। इसे क्या कहते हैं, कैपिलरीज। एकदम एक सेल का होता है, एक आरबीसी के सेल जैसा होता है कैपिलरीज, बहुत पतला, बहुत माइन्यूट। तो ये चीज़ होता है, ठीक। अब हम इसको एक कंपेरिजन चार्ट से जो है वो पूरा ब्लड वेसल खत्म कर लेंगे, ठीक। देखो एक एक चीज़ लिखी हुई बात इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हम आर्टरीज के बारे में देखें तो इसका फंक्शन क्या है। ये जो है वो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाता है, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाता है। वहीं वेन्स जो है वो क्या करता है, क्योंकि खून जो है वो अब डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो इसको क्या करना है, ऑक्सीजनेट करना है। तो इसके लिए ब्लड तक लेके जाना है, क्योंकि वो पंप करके कहाँ तक पहुँचाएगा, लंग्स तक पहुँचाएगा। तो ये टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद कैपिलरीज क्या करते हैं भाई, एक्सचेंज ऑफ इतना करता है, ब्लड और टिश्यू का सिर्फ एक्सचेंज में हेल्प करता है, इसके अलावा काम नहीं। चलो आगे देखते हैं। ऑक्सीजन लेवल किस में होता है भाई, आर्टरीज जो होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड होता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा था,
राइट वेंट्रिकल से जो है वो बॉडी मतलब ब्लड को जो है वो लंग्स तक पहुंचा रहा था, तो इसमें क्या था, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, याद रखना ये चीज़। वहीं वेन्स में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स क्या करता था, लंग्स से प्योर ब्लड को जो है वो कहाँ लाता था, लेफ्ट एट्रियम में लेके आता था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैपिलरीज में जो है वो ऑक्सीजन रिच भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिच भी होगा। कैसे भाई, देखो यहाँ से एट्रियल जो आ रहा होगा, एट्रियोल्स में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो जो है वो ऑक्सीजन रिच आ रहा होगा, वहीं वेन्यूल्स जो आ रहा होगा उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है वो तो दोनों ही चीज़ें आपको दिख जाएंगी, ठीक। अब हम बात करें वॉल ऑफ थिकनेस, वॉल थिकनेस की। अगर देखो यहाँ पे ना इस तरीके से आप समझना है, देखो ये ऐसा कुछ, ये ना इस तरीके से, अगर ये अंदर ना ऐसा कुछ होता है ऐसा, तो ये देखना क्या कि इस तरीके से जो अपना आर्टरी होगा ना वो इतना थिक होता है, इस तरीके से ये मोटा सा होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये इतना मोटा सा होता है, ठीक है, ये ऐसा मोटा सा होता है। वहीं अगर हम बात करें ना वेन्स की, तो वेन्स ना यहाँ पे इसकी मोटाई ना इतनी होती है, ऐसे ऐसे, ये ऐसा पतला सा होगा ये, ठीक, ऐसे पतला सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना अगर इसकी थिकनेस की बात की जाए तो थिकनेस तो इसका कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, आर्टरी का थिकनेस तो ज़्यादा दिखा, वेन्स का जो है वो थिकनेस कम दिखा, साथ ही साथ ये इलास्टिक होता है, ये जो है वो इसमें कम इलास्टिसिटी देखने को मिलता है। तो पेपर में पूछा जाता है क्या कि वेन्स ज़्यादा इलास्टिक है या फिर आर्टरी ज़्यादा इलास्टिक है, तो पूछा जाएगा तो आप आर्टरी बोलोगे। आर्टरी ज़्यादा जो है वो उसमें थिकनेस होती है या वेन्स में, तो आर्टरीज में ज़्यादा थिकनेस होती है, ये चीज़ आप याद रखोगे। अब देखो, अब एक बात बताओ, क्या कि खून का बहने का रास्ता सबसे ज़्यादा कम किस में हो गया, इसमें कम हो गया ना, इसमें जो है वो खून के जाने का रास्ता बहुत कम हो गया ना। वहीं इसमें जो है वो बड़ी फ्रीली जो है वो खून जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, इसमें जो है वो ल्यूमेन साइज इसमें क्या होगा, नैरो है, वहीं इसमें जो है वो क्या है, वाइड है, ठीक है, इसमें वाइड है, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दी ना, यहाँ पर जो है वो तो कैपिलरीज में बहुत ही छोटी होती है, एक आरबीसी के बराबर का साइज होता है बस, ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे जो है वो ये 1 सेल थिक होता है बस, ये तो बहुत ही पतला है, एंडोथीलियम जैसा, ठीक है ना। तो ये 1 सेल थिक होता है, इसको एंडोथीलियम कहते हैं, ये चीज़ है कैपिलरीज का, ठीक। अब देखो ब्लड प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लड का प्रेशर सबसे ज़्यादा किस में होगा भाई, सबसे पहले आपने देख लिया था क्या कि ब्लड का प्रेशर हम किस में नापते हैं, आर्टरीज में नापते हैं, अभी देखा था हमने, तो आर्टरी में ही तो नापते हैं ना। क्यों नापते हैं, क्या कि भाई इसमें जो है वो बहुत पतला रास्ता होता है, इसीलिए ब्लड के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, ब्लड जो है वो कितना प्रेशर लगा रहा है वो चीज़ हम पता कर लेते हैं। तो इसीलिए ब्लड का प्रेशर जो है वो हाई किस में होगा, हाई होगा आपके इसमें आर्टरीज में, और लो किस में होगा, वेन्स में, इसमें तो बहुत ज़्यादा लो होगा। इसीलिए जहाँ पे हाई होता है इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो है वो बीपी मेजर करते हैं, इसीलिए हम लोग बीपी इसका मेजर करते हैं, डन। अब देखो वाल्व, ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, आर्टरी या वेन में एक में वाल्व होता है, इसमें जो है वो आर्टरीज में कोई वाल्व नहीं होता है, बट वेन्स में ऐसा कुछ वाल्व होता है। देखना वेन्स जो होता है उसमें जाना है इस तरीके से ब्लड को, बट यहाँ पर ना इस तरीके से एक वाल्व सा लगा होता है, एक ऐसे वाल्व सा लगा होता है, एक ऐसे वाल्व सा लगा होता है कि अगर खून इस दिशा में जा रही है ना, तो गलती से अगर पीछे की तरफ आने लगे ना तो क्या होगा, वाल्व जो है वो ऐसे बंद हो जाएगा, तो ब्लड का जो है वो बैकवर्ड फ्लो ना हो पाए। तो ये चीज़ याद रखना, ये पेपर में पूछा गया है क्या कि किसमें वाल्व, कौन से ब्लड वेसल में वाल्व होता है, तो आप याद रखोगे क्या कि वेन्स में होता है, ठीक है, और कैपिलरीज में भी नहीं होता है, आर्टरी में भी नहीं होता है। पल्स, जो पल्स नापते हैं, जो डॉक्टर देखते हैं ना पल्स, वो पल्स किस में देखते हैं, वो जो है वो आर्टरीज में फील किया जाता है, आर्टरीज में। और कैसा पल्स होता है, रेडियल पल्स होता है, इसमें जो है वो वेन्स में कोई पल्स नहीं, इसमें भी कोई पल्स नहीं, ठीक। लोकेशन की बात करें तो आर्टरीज कहाँ होते हैं भाई, तो ये जो है वो बॉडी के अंदर होता है, डीप अंदर होता है। वहीं जो वेन्स है वो हमको सरफेस के ऊपर, तो जिम विम करते हो तो कैसे नसें दिखती हैं, वो नसें ही तो हैं वेन्स, ठीक है ना, ये चीज़। और ये भी जो है ये कैपिलरीज, ये भी टिश्यू के अंदर ही होता है, ठीक। ब्रांच की बात करें तो इसके ब्रांचेस को हम क्या बोल रहे थे, एट्रियोल्स कह रहे थे, देखा हमने इसको, इसके ब्रांच को क्या कह रहे थे, एट्रियोल्स, और इसके ब्रांच को क्या कहते हैं, वेन्यूल्स कह रहे थे, ठीक है ना। और इसका जो है वो तो कोई ब्रांच ही नहीं होगा, तो ये कैसे होगा भाई, देखो यहाँ से खून जो है वो एट्रियोल से होता हुआ कैपिलरीज से होता हुआ वेन्यूल्स तक चला जाएगा, फिर वेन्स तक, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, ठीक है, ये चीज़। एग्जाम्पल, एरोटा सबसे बड़ा वाला आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी हमने देखा था कहाँ पे रीनल शब्द आया, मतलब किडनी, ठीक है ना। हेप्टिक आर्टरी, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, हेप्टिक वेन्स मतलब लीवर का वेन्स, ठीक है ना। अब वेना कावा, वेना कावा हमने देखा था, वेना कावा क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, है ना। वेना कावा की अगर बात करें तो वेना कावा क्या हो जाएगा भाई, वेना कावा जो है वो सबसे बड़ा वाला वेन्स, साथ ही साथ जो है वो जगलर वेन्स, ठीक। उसके बाद कैपिलरीज, कैपिलर नेटवर्क, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ब्लड वेसल्स भी देख लिया, ये पूरा टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो
अब जो है वो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुत समय हो गया, 1 घंटा होने को आया, बट हम थोड़ा क्वेश्चंस देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस, है ना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डायस्टॉल इन द ह्यूमन हार्ट। अब एक बात बताओ, कौन सा मानव हृदय में डायस्टॉल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना होती है। बहुत इंपॉर्टेंट। डायस्टॉल मतलब क्या था भाई? डायस्टॉल मतलब होता था रिलैक्स होना, रिलैक्स होना। तो रिलैक्स क्या हुआ? वेंट्रिकल, याद करना, रिलैक्स हुआ था। वेंट्रिकल हो या एट्रियम हो, बट रिलैक्स हुआ। और रिलैक्स होने में जो है वो क्या होता था? रिलैक्स होता था। तो रिलैक्स होने के बाद जो है वो उसमें क्या होता था? ब्लड का फ्लो होता था, ब्लड का फ्लो होता था और चैम्बर रीफिल होता था। क्या होता था? चैम्बर रीफिल होता था। ठीक है, यही तो होता था ना, यही होता था। तो पढ़ते हैं, देखते हैं। ब्लड इंटर्स इनटू एरोटा। अच्छा हाँ, और ये रिफिल कहाँ होता था? वेंट्रिकल में। ये तो मैंने आपको बताया था ना, कहाँ होता था? वेंट्रिकल में। ठीक, अब देखो, ब्लड इंटर्स द एरोटा। नहीं भाई, एरोटा, एरोटा तो भाई वहाँ पे बड़ी बात हो गई यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो वेंट्रिकल में जाने की बात हो रही है। ब्लड इंटर्स इनटू द लंग्स। नहीं भाई, लंग्स में कैसे जाएगी? लंग्स में तो तब जाएगी ना जब सिस्टॉल होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा। एरोटा में भी तब जाएगी जब क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टॉल होगा। लेकिन यहाँ पे तो डायस्टॉल की बात हो रही है। ब्लड लीव्स द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल को लीव करेगा। नहीं भाई, वेंट्रिकल को लीव करने की बात भी तो यही हो गई ना। अगर लंग्स में जाए या एरोटा में जाए तो लीव करेगा वेंट्रिकल को? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ब्लड इंटर्स द वेंट्रिकल, है ना, बिल्कुल सही, यही बात होगी ना। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जब रिलैक्स होगा हार्ट, जब हार्ट रिलैक्स होगा तो क्या होगा? रिलैक्सेशन के कारण जो है वो रीफिल हो जाएगा ब्लड। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक, ये चीज़ समझ में आया। तो ये तीनों ऊपर के जो ऑप्शन थे ना वो सेम ही था। ठीक है ना, ये तीनों जो है वो वेंट्रिकुलर 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 सिस्टॉल थे, सिस्टॉल थे। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर जो है वो वेंट्रिकल सिस्टॉल जो है वो वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अगर आप समझना क्या कि अगर यहाँ से समझना, एक बार फिर से समझो। ठीक है, यहाँ पर अगर ये राइट एट्रियम, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, अगर बात को समझना क्या कि अगर यहाँ पर ये सिकुड़ेगा, ये वाला पोर्शन, अगर ये वाला पूरा पोर्शन अगर सिकुड़ेगा तो ये सिकुड़ के जो है वो क्या भेजेगा? इसको जो है वो लंग्स में भेजेगा, है ना। तो यहाँ पे पल्मोनरी वाला बात आएगा। तो यहाँ पे ये सिकुड़ना, सिकुड़ने का मतलब क्या? सिस्टॉल, सिस्टॉल ही तो हुआ। तो ये पल्मोनरी की तरफ भेजेगा, है ना, ये लंग्स की तरफ भेजेगा पाल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो ये वही बात ये कह रहा है क्या कि ब्लड इंटर्स द लंग्स। ठीक है ना, तो ये भी सिस्टॉल में होता है। अगर ये सिकुड़ेगा तो ये सिकुड़ के क्या भेजेगा? एरोटा से बॉडी की तरफ भेजेगा। तो यहाँ पे एरोटा वाली बात कर रहा है, ये वाली, है ना। और अगर ये दोनों ही तो वेंट्रिकल ही तो सिकुड़ रहे हैं ना, तो वेंट्रिकल सिकुड़ेंगे तभी तो ब्लड लीव करेगा यहाँ से। तो यही वाली बात यहाँ पे भी है। तो ये तीनों बात सेम है वेंट्रिकुलर सिस्टॉल से, ये बात एकदम याद रखना। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलो आगे। द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 120/80, मैंने आपको इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया क्या कि सिस्टोलिक और सिस्टोलिक में क्या होता है भाई? ब्लड प्रेशर लगता है किसके ऊपर? आर्टरी के ऊपर। कब? जब कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट, है ना। इसमें क्या बताया मैंने आपको? ब्लड प्रेशर लगता है आर्टरी के ऊपर। कब? जब रिलैक्स करता है हार्ट। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखोगे। ठीक है, और जब रिलैक्स करता है तो कितना? 80, और जब सिस्टॉल करता है तो ये 20, तभी तो हो गया 120/80 mm ऑफ Hg। ठीक है, खत्म। आगे देखें। वाई इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट ऑफ सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स। क्या बोल रहा है? मनुष्य जैसे कुछ प्राणियों में हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त ब्लड या रक्त से अलग क्यों रखा जाता है? क्यों अलग रखा जाता है भाई, आप ही बताओ। सर्कुलेशन का हमने सबसे पहले वाले स्लाइड में पढ़ा था। ठीक है ना, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। टू हेल्प इन द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ मसल। कहीं ऐसा हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा क्या कि ग्रोथ में या फंक्शनिंग ऑफ मसल्स के लिए कुछ काम करते हो? उसके बाद क्या कह रहा है? टू हेल्प इन कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। उसके बाद क्या कह रहा है? द मैक्सिमाइज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स। और उसके बाद बोल रहा है द टू प्रोवाइड ऑक्सीजन इन द लार्ज बॉडी एनिमल। एक बात बताओ, हमने सबसे पहले वाले स्लाइड में पढ़ा था क्या कि ये क्या करता है? ये होम्योस्टैटिस में काम करता है, ये पीएच को मेंटेन करने में काम करता है, ये टेम्परेचर को बैलेंस करने में काम करता है। मैंने आपको बोला था और बोला भी था क्या कि ये आगे आएगा। तो मैंने आपको बोला था ना कि ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आएगी तो ये इन सारी चीज़ों की बात होगी। और एकदम एनसीईआरटी के अंदर से पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन का ये आंसर है? टू हेल्प इन कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। इसीलिए जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। मैक्सिमम बच्चों का जो है
वो इसमें आंसर पक्का सी होने वाला था, पक्का सी होने वाला था, टू मैक्सिमाइज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं, आगे हम देखेंगे, जिसमें जो है वो इस तरीके से सेपरेटली जो है वो ब्लड फ्लो नहीं करता है। ठीक है, ये चीज़ आगे देखते हैं। आगे है द पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन बॉडी। याद रखना है क्या कि हमारा पीएच स्केल जो है, पीएच जो लेवल है वो हमारा बॉडी का 7 से 7.8 मतलब स्लाइटली अल्कलाइन होता है, स्लाइट अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन होता है। याद रखना है ये चीज़। साथ ही साथ अब जो है वो इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी ले लो, यूरिन का याद कर लो। यूरिन बहुत बार पूछा जाता है, 5.5 से 6 के बीच में होता है या 6.5 के बीच में होगा। एसिडिक होता है, ठीक है ना, ऑप्शन पे डिपेंड करता है ये सब। सलाइवा का भी पूछ लेते हैं, है ना, सलाइवा का पूछ लेते हैं। सलाइवा का आप याद कर लो 6.5 या 6 से लेके 7 तक के बीच में। ये भी थोड़ा सा एसिडिक होता है, ये भी थोड़ा सा एसिडिक होता है। उसके बाद जो है वो ब्लड का, ब्लड तो आगे आने ही वाला है तो ब्लड हम देखेंगे, बट ये भी जो है वो 7.3 टू 7.5 मतलब 7 के ही आसपास में होता है। ये भी जो है वो थोड़ा सा बेसिक ही होता है, अल्कलाइन ही होता है, ठीक है ना, ये चीज़ है। ठीक, चलिए तो हम अपने अंतिम स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं और आज के लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं। बाकी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो मैं आगे आने वाले पार्ट में करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए, होपफुली आपको बहुत मज़ा आया होगा आज के लेक्चर में। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद।